अखिलेश के समर्थन में पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखने वाले एमएलसी उदयवीर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। वहीं मुलायम ने अपने इस कदम से जता दिया है कि पार्टी या परिवार के खिलाफ बोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं IBN 7 के शो पर बोलते हुए उदयवीर सिंह ने अमर सिंह को बीजेपी का एजेंट बताते हुए पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दरअसल उदयवीर ने अखिलेश के समर्थन में मुलायम को एक पत्र लिखा जो सार्वजनिक हो गई। इस चिट्ठी में उदयवीर ने अखिलेश को सौतेली मां साधना पर अखिलेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही उदयवीर सिंह ने लिखा है कि अखिलेश के खिलाफ जादू टोना तक हो रहा है। शनिवार को मुलायम ने लखनऊ में वरिष्ठों के साथ बैठक की। इस बैठक में बेनी प्रसाद वर्मा, माता प्रसाद पांडे, नरेश अग्रवाल, किरण मैनंदा और रेवती रमन सिंह शामिल हुए, लेकिन उसमें अखिलेश नहीं आए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मुलायम सिंह कई बार भावुक हो गए। बैठक में मुलायम ने कहा कि उनके भाई रामगोपाल अखिलेश के कहने पर नई पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग तक चले गए थे। बैठक में मुलायम ने सबको बताया कि चुनाव आयोग ने कम वक्त का हवाला दिया, इसलिए पार्टी नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शिवपाल ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन मुलायम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं रामगोपाल यादव ने नई पार्टी बनाने की बात को सिरे से नकारते हुए इसे महज अफवाह करार दिया। रामगोपाल ने कहा कि वो चुनाव आयोग महज कागजात इकट्ठा करने गए थे। पीएम मोदी ने शनिवार को आय घोषणा योजना के तहत 30 सितंबर की समय सीमा के भीतर काले धन की घोषणा करने में नाकाम रहने वाले लोगों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का संकेत दिया है। वडोदरा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि आईडीएस के तहत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब संपत्ति की घोषणा हुई है, वो भी बिना किसी सर्जिकल स्ट्राइक के। सोचिए, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करें तो क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आईडीएस के तहत धन एकत्रित करने के अलावा जन धन योजना के तहत आधार नंबर को सीधे लिंक कराकर बिचौलियों को हटाते हुए पैसे का स्थानांतरण सीधे तौर पर करके 36,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करने में सक्षम हुए हैं। पाकिस्तान की गोली से जख्मी बीएसएफ के कांस्टेबल गुरनाम सिंह शहीद हो गए। शनिवार देर रात जम्मू के जेएमसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरनाम हीरानगर सेक्टर के बोबिया में सीज फायर का उल्लंघन होने पर जख्मी हुए थे। गुरनाम सिंह पर पाकिस्तान के स्नाइपर ने छुपकर हमला किया था। गोली उनके सर पर जाकर लगी। उन्हें फौरन जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां उनका इलाज चल रहा था। शनिवार रात फैसला किया गया कि उन्हें सुबह एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पीओके में ब्लैक डे मनाया गया, जहां फौज के जुल्मों के खिलाफ लोग एक बार फिर एकजुट नजर आए। राज ठाकरे और करण जौहर की सीएम से मुलाकात के बाद दिल है मुश्किल की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने कहा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि अब आगे से किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे। मुकेश भट्ट ने कहा कि फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी फिल्म मैं दिल है मुश्किल की शुरुआत में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष उल्लेख करने का निर्णय लिया है। वहीं आईएमपीपीए के प्रेसिडेंट मुकेश भट्ट ने साफ किया है कि राज ठाकरे ने फिल्म रिलीज करने के लिए आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ देने की कोई मांग नहीं की है। दरअसल इससे पहले खबर आ रही थी कि जिन प्रोड्यूसर्स की फिल्म में पाक कलाकार होंगे उन्हें फिल्म रिलीज के लिए आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इस मुलाकात के बाद एमएनएस ने कहा है कि वो अब फिल्म के प्रदर्शन का विरोध नहीं करेगा। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा में सिंगल स्क्रीन में दिल है मुश्किल रिलीज नहीं होगी। वही सिंगल स्क्रीन्स में अभी भी दिल है मुश्किल रिलीज नहीं होगी। सिंगल स्क्रीन्स एसोसिएशन के मुताबिक तो अब भी वो अपनी बात पर कायम है और फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। आर्म्स डील से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप में फंसाए जाने के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लेटर जारी करके सफाई दी है। वरुण ने शनिवार को ट्विटर पर अपना बयान जारी किया, जो उनके लेटर हेड पर छपा है। देशवासियों को संबोधित इस लेटर में वरुण ने आरोप लगाया है कि ये उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है। वरुण ने इस आरोपों को बेतुका बताया। उन्होंने आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल विल्सब्लोअर एडमिरल एलन ने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बताया गया था कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी को हनी ट्रैप में फंसाकर खुफिया जानकारियां हासिल की है।
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में शकूरपुर में बीती रात सिलेंडर ब्लास्ट की अफवाह फैलने से पूरे इलाके में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर आकर बवाल करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और तोड़फोड़ भी हुआ। पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोले दागे। इस दौरान पूरे इलाके में करीब 3 घंटे तक हंगामा होता रहा। दरअसल ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ओवन के कंप्रेसर का ब्लास्ट था। इस बिल्डिंग में घरेलू गैस चूल्हे, गीजर और ओवन बनाने का काम होता था। बड़ी तादाद में यहां लोग काम करते थे और जैसे ही यहां सिलेंडर ब्लास्ट की खबर फैली, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में व्यापार और उद्योग मैनिफेस्टो जारी करेंगे। शिवसेना ने विधानसभा चुनावों के लिए आरएसएस के विद्रोही नेता सुभाष वेलिंगर के नेतृत्व वाली गोवा सुरक्षा मंच जीएसएम के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए अगले साल चुनाव होने हैं। इस बैठक के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से हमने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की 3 दिवसीय बैठक आज से हैदराबाद में शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिस्सा ले सकते हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने बताया है कि बैठक के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ सर संघ चालक मोहन भागवत करेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर आज बीजेपी विधायक हर्ष सिंह भी सूरत में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में 520 दिव्यांग बच्चे शामिल होंगे, जिन्हें मोबाइल फोन दिया जाएगा, जिसके बाद बच्चे केक काटकर अमित शाह का जन्मदिन मनाएंगे। पत्नी की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी कबड्डी खिलाड़ी रोहित छिल्लर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली लाया गया, जहां उसे कोर्ट आगे की जांच के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि रोहित की पत्नी ने मारपीट, दहेज की मांग करने के संगीन आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि रोहित खुद को निर्दोष बता रहा है। दिल्ली में 40 एवियन पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने निगरानी रखने के लिए एक पैनल का गठन किया है। दिल्ली में शनिवार को पुलिस, एनएसजी कमांडो, फायर और दूसरी एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ताजमान सिंह और झंडेवाल मंदिर में भी इस तरह का मॉक ड्रिल किया गया। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर के अलगाववादियों और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जेटली ने कहा कि पाक और अलगाववादी किसी गलतफहमी में न रहे। जेटली ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। जेटली ने अलगाववाद के लिए पूर्व सरकारों को ढुलमुल नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए साफ किया कि बंद कमरों में बैठकर बात करने और कूटनीति करने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। जेटली ने साफ किया कि समस्या को सुलझाने के लिए कश्मीर के आम आदमी से जुड़ना होगा, जो कि मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। एटा में मीडिया बात करते हुए स्वाति सिंह ने पार्टी नेतृत्व से अपील करते हुए कहा कि मायावती सामान्य सीट से जहां से चुनाव लड़े, वहां से उन्हें टिकट दिया जाए। योग गुरु रामदेव, जो कि 4,500 करोड़ रुपए के पतंजलि समूह का प्रमुख चेहरा है, उन्हें एक बार अमेरिका ने उनके कुंवारे होने और बैंक खाता नहीं होने की वजह से वीजा देने से मना कर दिया था। बाद में जब वो संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बुलावा भेजा और 10 साल का वीजा भी दिया। रामदेव ने इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में बताया कि कैसे पहले उन्हें वीजा देने से मना किया गया, बाद में उन्हें वीजा दे दिया गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और इसी के साथ ही पंजाब में स्लोगन और पोस्टर वॉर भी शुरू हो गए। पंजाब का हर गली कूचा तमाम राजनीतिक पार्टियों के पोस्टरों से भरा पड़ा है। इन पोस्टरों पर लोक लुभावने और जनता को अपने साथ जोड़ने की कवायद करते हुए तरह तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 44,000 शादी प्रस्ताव मिलने की खबर के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव के दोनों बेटों पर हमला बोला है। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लालू के दोनों बेटे रासलीला रचाते हैं और इससे जिन लड़कियों की शादी होगी उसका भाग्य खराब होगा। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत का आंकड़ा 60 पहुंच गया है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए सेंट्रल टीम ने प्रभावित इलाके का दौरा किया। मुंबई में बर्थडे गर्ल समेत उनकी 8 लड़कियों को फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 2 लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक सभी लड़कियों ने घर में केक काटने बाद पास के रेस्टोरेंट में चाइनीज खाने चली गईं, जिससे कुछ देर बाद ही सभी लड़कियों की हालत बिगड़ गई।
बिहार में शराब प्रतिबंध है, उसके बाद बावजूद नवादा में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। वहीं जब्त की गई शराब को कुछ पुलिसकर्मी गायब करते और हाथों में छिपाते नजर आए। दरअसल एक घर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। वहीं छापेमारी के दौरान आरोपी व्यापारी भागने में कामयाब रहा। लातेहार में नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद की गई। साथ ही 50 किलो विस्फोटक, 2 राइफल और 350 कार्टेज भी बरामद की गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में जहां इन दिनों गुलदार का आतंक फैला हुआ है, वहां एक तेंदुए कुत्ते पर लाइव हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस हमले में तेंदुआ पालतू जानवर पर अचानक पीछे से हमला कर दबोच लेता है और उसे अपना निवाला बना लेता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। केरल की रहने वाली एक महिला ने शादी के बाद पति के वक्त न दे पाने की वजह से खुदकुशी कर ली। इसमें पहले महिला ने सुसाइड करते हुए सेल्फी पति को भेजा। हरियाणा के यमुनानगर में खड़ी कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने खंबे के पास ये गाड़ी खड़ी थी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा रिवेरी सोसाइटी के पास अचानक नैनो कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद धुंधु कर कार चलने लगी। बताया जा रहा है कि कारण आग लगने का शॉर्ट सर्किट था। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हवाला कारोबारी का बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 22,74,000 रुपए नगद बरामद किए गए, जबकि पुलिस ने इनके पास से हवाला कारोबार के अरबों रुपए का हिसाब किताब पकड़ा है। बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार के जरिए पैसा राजस्थान, कलकत्ता, गुजरात और अन्य राज्यों समेत देश के बाहर भी पहुंचाया जाता था। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने 2 एटीएम हैकर को फिशिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड, मोबाइल और नगद बरामद किए। गिरफ्तारी के वक्त दोनों आरोपी इलाहाबाद बैंक एटीएम के पैसे निकाल रहे थे और पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे। तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। भारत न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज मोहाली में खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच मोहाली में खेला जाने वाला ये पहला मुकाबला होगा। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में मिली जीत से तीसरे मैच का रोमांच बढ़ गया है। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। भारत लगातार तीसरी बार कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 38-29 से मात दी। भारत की जीत के हीरो दिग्गज रेडर अजय ठाकुर रहे। अजय ने पहले हाफ तक पीछे चल रही भारत को लगातार सफल रेड दिलाते हुए न सिर्फ बराबरी दिलाई, बल्कि अहम समय पर भारत को मजबूत भी किया। उन्होंने कुल 12 अंक हासिल किए। वहीं भारतीय कबड्डी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। सलमान और लूलिया के प्यार की खबर मीडिया में छाई हुई है। इस बीच लूलिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लूलिया ने माई लव लिखते हुए सलमान खान को टैग किया। फिल्म बाहुबली 2 का फर्स्ट लुक शनिवार को जारी हो गया। 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया गया। फिल्म के लीड एक्टर प्रभास के जन्मदिन से एक दिन पहले फिल्म के फर्स्ट लुक को जारी किया गया। बाहुबली 2 का पोस्टर बेहद दमदार है और प्रभास का लुक काफी आक्रामक दिख रहा है।